अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है तो ये गलती बंद करनी होगी। अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं तो उसे बैंक में मत रखो। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। हम सब बैंक में पैसे रखते हैं और बैंक हमें उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देता है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उन पैसों को लोन देता है दूसरे लोगों को और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक बैंक है जिसके आप एक कस्टमर हो। आपने उस बैंक में 1000 रुपए रखे, जिसके बदले बैंक आपको देता है 4% का एनुअल रिटर्न। अभी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लगभग 4% ही चल रहा है। बैंक उन 1000 रुपयों को लेगा और दूसरे आदमी को देगा जिसने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, जिसे घर की जरूरत होगी या किसी और चीज की जरूरत होगी। बैंक उससे चार्ज करता है 8% का इंटरेस्ट। तो बैंक को 1 साल बाद मिलेंगे उससे 1080 रुपए और बैंक आपको देगा 1040 रुपए। तो बैंक को सीधा सीधा फायदा हुआ 40 रुपए का। पर क्या आपको पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट भी लगभग 4% के करीब ही है। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक टर्म है जो एक डिस्क्राइब करता है कि ओवरऑल गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कैसे टाइम के साथ बदलते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब कि आप जो पैसे आज किसी चीज के लिए पे करते हैं उससे कम वैल्यू का सामान फ्यूचर में उसी पैसे से ले पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 साल पहले आप एक बर्गर 50 रुपए में खरीद सकते थे। अगर 1 साल बाद इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया तो वही बर्गर आपको 55 रुपए का मिलेगा। यहाँ जो 5% का इंक्रीज हुआ है बर्गर में, वो इन्फ्लेशन के कारण हुआ है। यानी कि आपका जो 50 रुपए 1 साल पहले जो काम कर रहा था अब वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब प्राइसेस बढ़ते हैं और पैसे की वैल्यू गिरती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट समझने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर 1000 रुपए बैंक में रखते हैं जो आपको 4% का रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन रेट भी 4% ही है, तो 1 साल बाद भले ही आपको 1040 रुपए मिलेगा, लेकिन आपकी जो 1000 की वैल्यू होगी वो 1000 ही रहेगी। पर इन्फ्लेशन हमेशा 4% नहीं रहता, वो 6%, 7% ऐसे भी रहता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने पैसा जमा कर लिया है और उसे बैंक में रख दिया है और आप ये मान रहे हैं कि 10 साल बाद भी आपके पास उतना ही पैसा होगा, तो आप गलत हैं। आने वाले 10 सालों में आपका पैसा लगभग आधा हो जाएगा। जो चीज आज आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं वो बाद में 200 रुपए की हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसी जगह अपने पैसे को लगाएं जहां आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो करे। इन्फ्लेशन अगर 6% भी बढ़े तब भी आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। तो आपको सिंपल अपने पैसों को उन एसेट पर लगाना है जो साल का 6% से ज्यादा का रिटर्न देते हैं। तो देखते हैं 3 एसेट जिनमें अपना पैसा लगाने से आप इन्फ्लेशन को बीट भी कर पाएंगे और अपनी वेल्थ भी जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहला एसेट है रियल एस्टेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% मिलियनेयर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ही बने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सीन कॉनलन की जिंदगी आयरिश टाउन में शुरू हुई, जहां उन्होंने अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ एक छोटे से घर में रहे। बचपन में एक समय ऐसा भी आया जब बैंक ने उनका घर जब्त करने की कोशिश की और उस समय उनके माँ बाप को गुजारा करने में मुश्किल हो रही थी। यही घटना के कारण सीन के दिमाग में बात आ गई कि अपना खुद का घर होना चाहिए। सीन ने $500 बचाए और शिकागो चले गए, जहां उन्होंने 1990 में एक असिस्टेंट जेनिटर के रूप में काम करना शुरू किया। सीन दिन में जेनिटर का काम करते थे और रात में अपार्टमेंट्स में पेंट करते थे। कुछ सालों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा जब तक उन्होंने कुछ पैसे नहीं बचा लिए जिससे वो अपना पहला अपार्टमेंट खरीद सके। उन्होंने अपने सेविंग को एक जूतों के बॉक्स में संभाल के रखी थी। यहीं से उनके रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग का सफर की शुरुआत हुई और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने पहले अपार्टमेंट बेचने पर उन्होंने $4000 कमाए। उन पैसों को पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्हें और मोटिवेशन मिला। धीरे धीरे जब उनकी कमाई सालाना $14000 तक पहुंच गई तो उन्होंने रियल एस्टेट बेचना एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में शुरू किया। 3 साल तक ये काम करने के बाद वो अमेरिका के टॉप रियल एस्टेट ब्रोकर में से एक बन गए थे। 1993 में उन्होंने अपनी पहली ब्रोकरेज जॉब की और 1996 में सीन एक करोड़पति बन गए। उन्होंने हर नेबरहुड की जोनिंग लॉज और लॉट साइज की नॉलेज लिया और जब मार्केट ने बूम किया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर भारी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया। 4 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की बुटीक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म कॉनलन एंड कंपनी की शुरुआत की। सिर्फ सीन कॉनलन ही नहीं बल्कि मेलेनी बेजरोविक पहले एक बारटेंडर थे, उसके बाद वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनके करोड़पति बने। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करके ही करोड़पति बने हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो हमेशा ग्रो ही करेगा। उसका सिंपल सा कारण है कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो फैमिली पहले एक साथ रहती थी अब उसके बच्चे शादी करके अलग अलग घर में रहते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये भी सच है कि रहने लायक जो ज़मीन है वो भी लिमिटेड है, इसलिए ये हमेशा ही बढ़ता रहेगा।
रियल एस्टेट से आपको रेंटल इनकम भी मिलती है और आपकी प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट 7.5% से बढ़ता है तो आपका जो रेंट है वो भी उसी रेट से बढ़ता है। एक तरह से ये इन्फ्लेशन प्रूफ है। इंडिया में जो लोग सबसे बड़ी गलती करती हैं जब वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, पर उनसे आपको जो रेंटल इनकम है वो बहुत कम मिलती है और उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ही होगा, तो आपको नेट जो है वो लॉस ही होगा। इसके बजाय आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए क्योंकि जो उनका रेंटल यील्ड है वो 7% से ऊपर है। अगर रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है और आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं तो एक और तरीका है, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है जिसे REIT कहते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बड़े अमाउंट भी। दूसरा एसेट है स्टॉक्स। इसके बारे में आप सभी को पता है। स्टॉक्स का मतलब है वो कंपनीज जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही अमीर बने हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, वॉरेन बफे, मोनिश प्रभाई और भी बहुत है। लिस्ट बहुत लंबी है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का लॉजिक सिंपल है। जिस कंपनी पर आपको भरोसा है उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी का नाम नहीं समझ में आता तो आप सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं जो देश की ग्रोथ बताते हैं। पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और सेंसेक्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। आप इन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको एनुअली 12 से 15% का रिटर्न देती हैं, जो कि आपके इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो पैसे की ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही होगी। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं जो आपको साल का 13 से 18% के बीच में दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इनमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का लॉजिक ये भी है कि जैसे जैसे कंपनी के मालिक का पैसा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। दोस्तों ये तो सच है कि अगर आप स्टॉक सही से एनालाइज करेंगे तो आप साल का आराम से 20% से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको अच्छे खासी एनालिसिस करना पड़ता है। तीसरा एसेट है कलेक्टिबल एंटीक्स। आपको पता है कि अगर आप एक कार लेंगे तो उसे खरीदते ही जब वो ऑन रोड पाएगी तो उसके प्राइस में लगभग 20% का ड्रॉप आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू हर समय कम होती रहेगी। इसके बजाय अगर आप कोई विंटेज कार खरीदते हैं तो उसका प्राइस घटता नहीं है, उसका प्राइस बढ़ता है। आपने देखा होगा कि अमीर लोग महंगी महंगी घड़ी खरीदते हैं, आर्ट्स खरीदते हैं और हम सोचते हैं कि यार उन्होंने पैसा वेस्ट क्यों कर दिया, पर हम गलत हैं। इन आर्ट्स और कलेक्टिबल की कीमत समय के साथ बढ़ती है। इसका एवरेज रिटर्न लगभग 9% रहता है और ये वैल्यू चेंज होती रहती है। इस एसेट में जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कल ही अपना कोई आर्ट्स बेचना है तो आपको एकदम से बायर नहीं मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने सही चीज़ खरीद ली और आपको बायर भी अच्छा मिला तो आपको 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अगर इस कलेक्टिबल एंटीक का कॉन्सेप्ट समझना है तो 2012 में एक सीरीज शुरू हुई थी बैगेज बैटल्स करके, वो शायद हिस्ट्री TV 18 पर आता था। वो ऑक्शन बेस्ड कलेक्टिबल आइटम पर था और आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि ऑक्शन में वो एंटीक चीज़ें खरीदते थे और उसे ज़्यादा प्राइस पे बेचते थे। इन तीनों एसेट में अपने अपने फ़ायदे भी हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। रियल एस्टेट में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसका मतलब आपको कैपिटल जो है वो ज़्यादा चाहिए, तभी आपको उससे अच्छा रेंटल इनकम आएगा। और स्टॉक्स में रिटर्न तो अच्छा मिलता है पर आपको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता कि कोई स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए आप चाहे तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में। और कलेक्टिबल एंटीक में आपको प्रोडक्ट या आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई आर्ट खरीद लिया या कोई वॉच खरीद ली और हो सकता है आगे उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो। जनरली तो प्राइस बढ़ता ही है, लेकिन कभी कभी अगर बायर ही नहीं मिलेगा तो आप उसे बेच ही नहीं पाएंगे। अगर वीडियो को समराइज़ किया जाए तो आपको अपना पैसा वहाँ रखना है जहाँ पे आपको उतना इंटरेस्ट मिले जो कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। नहीं तो आपका पैसे की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बैंक में रखते हैं तो फिर आपके जो पैसे की वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। कुछ एसेट और भी हैं जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और जो कैश बैंक में रखने से अच्छा है। उसमें से कुछ है गोल्ड, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
CDs जिसे सर्टिफिकेट और डिपॉजिट कह सकते हैं, उनमें भी वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं। डिविडेंड स्टॉक्स में कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हैं। तो ये कुछ एसेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कैश हो तो आप सिर्फ उसे बैंक में रख के ये ना सोचे कि आप रिसेशन प्रूफ हो गए हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जनरली 6%, 6.5% ऐसे भी रहता है। अभी जनरली 4% है, लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखेंगे या रूरल एरियाज में भी देखेंगे तो एक जगह 4.8 है, तो लगभग आप उसे 5% मान सकते हैं। तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे एटलीस्ट 6% से ज़्यादा आपको एनुअली रिटर्न मिले। तो आपको उन म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है जो आपको 6% से ज़्यादा देते हैं। उन एसेट में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, चाहे किसी में भी हो। बस वो इन्वेस्टमेंट आपको 6% से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आपका जो पैसा है जब ग्रो भी करेगा। तो आपको इनमें से कौन सा एसेट अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं।